ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन योग जानना और समझना उतना ही जरूरी है। आयुषी और महिमा, बिल्कुल। और अभी हम आपको दो आसन बताएंगे, अर्धलासन और शशांक आसन। इनके फायदे क्या है, आपको कैसे करने हैं, वो एक्सप्लेन आपको आयुषी करेंगे। बिल्कुल, देखिए आसन यहाँ पर महिमा करके बता ही रही है। योग जब भी हम आपके लिए लेकर आते हैं तो हम कोशिश करते हैं। आज के समय में हर कोई बाहर काम कर रहा है, तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर अगर हम दफ्तरों की बात करें तो ऐसे कई इंसिडेंट्स भी होते हैं जहां आपको दफ्तर में गुस्सा आ रहा होता है, आप परेशान हो रहे होते हैं। तो खुद को काम डाउन करने के लिए आपको क्या करना है, शशांक आसन जो फिलहाल महिमा कर रही है, पोस्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप कम से कम 5 लंबी गहरी सांसों तक इस पोजिशन में खुद को होल्ड कीजिए, इस पोस्चर में खुद को होल्ड कीजिए। काफ़ी ज़्यादा आपको तनाव से राहत महसूस होगी। उसके बाद अर्धलासन जो फिलहाल महिमा कर रही है, उससे भी कहा यह जाता है कि काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं, अगर आप गुस्सा महसूस कर रहे हैं, फिर चाहे घर में आपकी दिक्कत है, बाहर आपको किसी से परेशानी हो रही है, इस योग से आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। इस बुलेटिन में आगे भी हम आपको और आसन बताएंगे, लेकिन उसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हुए प्रीति। बिल्कुल, आप खबरों की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें कि किस तरीके से द गार्जियन के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। ब्रिटिश न्यूक्लियर साइट में रिसाव की जानकारी मिली है। परमाणु प्लांट से फैल सकता है रेडिएशन, ये खबर मिल रही है। 12 घंटे में नॉर्वे पहुंच सकता है रेडिएशन। आपको बता दें कि अमेरिका, नॉर्वे और आयरलैंड के बीच अब तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा है यहाँ पर। और ऐसे में देखिए, ब्रिटिश न्यूक्लियर साइट में रिसाव की जानकारी मिली है। इसके बाद लोग दहशत में हैं। परमाणु प्लांट से रेडिएशन फैल रहा है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और ये कहा जा रहा है कि 12 घंटे में, महज 12 घंटे में नॉर्वे तक ये रेडिएशन फैल सकता है, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो अमेरिका है, नॉर्वे है और आयरलैंड है, उनके बीच तनाव बन चुका है कि इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है। अगर स्थिति भयावह होती है तो फिर कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। और अगली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर बीजेपी महासचिवों की आज बैठक है। शाम को 6 बजे की बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी शिरकत करने वाले हैं। बैठक में तीनों राज्यों में जीत का विश्लेषण होगा, रणनीति आगे की बनेगी। किस रणनीति पर अब आगे काम करना है बीजेपी को, इस पर मंथन होगा। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस बैठक में रहने वाले हैं। तीनों राज्यों में बीजेपी ने जो बम्पर जीत हासिल की है, लेकिन अब आगे कैसे पार्टी को बढ़ना है, किस लाइन पर आगे चलना है, इस पर आज मंथन होगा। जेपी नड्डा इस बैठक की करेंगे अध्यक्षता। तो दिल्ली में आज शाम को 6 बजे बीजेपी महासचिवों की बैठक होगी। महिमा, आगे बढ़ते, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खड़गे और राहुल से मुलाकात की। आलाकमान ने कमलनाथ को निर्देश दिए। खबर मिल रही कि मध्य प्रदेश में नया अध्यक्ष बनाने के निर्देश फिलहाल यहां पर दिए। सूत्र जानकारी दे रहे हैं, हार के बाद महामंथन जारी है। एक तरफ जीत के बाद महामंथन हो रहा है, जिसकी जानकारी आपको पलक ने दी थी, और दूसरी तरफ आपको बता रही कि कांग्रेस पार्टी की हार के बाद भी मंथन यहां पर लगातार हो रहा है। राहुल गांधी से और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है कमलनाथ ने, और कमलनाथ को निर्देश दिए गए। और हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अब नया अध्यक्ष बनाने के आदेश फिलहाल यहां पर दिए गए। ये बड़ी जानकारी है। कमलनाथ ने खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की, और उसके बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे थे कि अब हो सकता है कि मध्य प्रदेश में नया अध्यक्ष बने। तो ये बड़ी जानकारी है, और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं मुलाकात के दौरान की। आलाकमान ने कमलनाथ को अब निर्देश दे दिए हैं कि मध्य प्रदेश में नया अध्यक्ष बनाया जाए। आयुषी, बिल्कुल पलक, और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि बीएसपी चीफ मायावती ने बाबा साहेब को याद किया। बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर मायावती ने किया नमन, और आपको बता दें मायावती ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। बहुजनों के मसीहा थे बाबा साहेब। बाबा साहेब ने समतामूलक संविधान का निर्माण किया। ये बातें उन्होंने अपने ट्वीट में उनको याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए लिखी। तो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है, और ऐसे में सभी उन्हें याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अलग अलग राजनेताओं के रिएक्शंस भी एक्स पर देखने के लिए मिल रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम लोग उन्हें याद करते हुए पोस्ट डाल रहे हैं। और अब मायावती की तरफ से जो रिएक्शन दिया गया है वो आपको बता रहे हैं किस तरीके से उन्होंने बाबा साहिब को याद किया है। और ये देखिए, लगभग 140 करोड़ की विशाल आबादी वाले भारत के गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों सहित उपेक्षित बहुजनों के मसीहा व देश के मानवतावादी समतामूलक संविधान के निर्माता भारत रत्न
परम पूज्य बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर अपार श्रद्धा सुमन अर्पित। तो ट्वीट तो आपने देखा ही और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डीएमके नेता लोकसभा में बोले बीजेपी दरअसल गौमूत्र स्टेटस में जीत रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया। यानी कि एक बार फिर से देखें किस तरीके से विवादित बयान दिया गया है और ये बोला है कि दक्षिण में हम उन्हें घुसने नहीं देंगे। इसके अलावा भाजपा सांसद लेखी ने ये कहा कि सनातन का अपमान है और जवाब जनता देगी। दैनिक भास्कर की ये खबर है। प्रीति, जिसका आप जिक्र कर रही, मेरे पास इस अखबार में है भी। डीएम के सांसद बोले कि गौमूत्र राज्यों में फिर जीती है बीजेपी। यहां पर इस बात का जिक्र किया गया है कि लेकिन इस बयान के बाद से विवाद लगातार अब गहराने लगा है। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक जब पेश हो रहा था उस दौरान उन्होंने कहा है कि बीजेपी की ताकत केवल हिंदी बेल्ट के उन राज्यों में जीतने में है जिन्हें आमतौर पर हम गौमूत्र राज्य कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिण में हम नहीं घुसने देंगे, लेकिन जैसे ही देखा कि विवाद बढ़ रहा है, विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने हालांकि माफी इसकी मांग ली है। लेकिन इसी बीच जिसका प्रीति भी जिक्र कर रही थी कि केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि इस तरीके के बयान देना सनातनी परंपरा का अनादर है। जो भी देश की भावनाओं से खेलने की कोशिश करेगा, जनता उसका जवाब जरूर देगी। लेकिन जैसे ही जब विवाद बढ़ा, माफी मांग ली गई। तमिलनाडु के सीएम और डीएम के चीफ एम.के. स्टालिन ने भी सेंथिल को लेकर टिप्पणी की निंदा यहां पर की है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और देखिए टिप्पणी के बाद सीएम स्टालिन ने सेंथिल को फटकार भी लगा दिया। व्यक्तिगत राय बनाने से बचना चाहिए। डीएमके ने कहा है कि सेंथिल ने स्टेटमेंट पर अब सफाई दी है, अगली बार कुछ अन्य शब्दों का उपयोग करूंगा और विवादित टिप्पणी पर सेंथिल ने माफी भी फिलहाल अब मांग ली है। अमर उजाला की बात की जाए तो इस खबर को प्रमुखता से बताया गया। सीएम स्टालिन ने सेंथिल को जमकर फटकार लगाई है और अगली बार इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, वो इस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही माफी भी इस पूरे मामले को लेकर मांग रहे हैं। चलिए आपको सुनवा लेते हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, निशिकांत दुबे जय देहाद्राई के खिलाफ मानहानि का मामला। महुआ मोइत्रा की याचिका पर 11 दिसंबर को सुनवाई। आपको बता दें दिल्ली हाई कोर्ट में 11 दिसंबर को होगी सुनवाई। और देखिए पूरा मामला आगे बढ़ता जा रहा है। जहां एक ओर महुआ मोइत्रा के खिलाफ रिपोर्ट पेश की जा रही है तो वहीं दूसरी ओर मानहानि का मामला होना है। याचिका दायर कर दी गई है। 11 दिसंबर को सुनवाई होगी इस पूरे मामले में। दिल्ली हाई कोर्ट में 11 दिसंबर को होगी मानहानि के मामले पर सुनवाई। महुआ मोइत्रा ने याचिका दायर की है। प्रीति, तो कैश फॉर क्वेरी मामला ये है जिसमें अब 11 तारीख को सुनवाई होनी है। 11 दिसंबर की तारीख तय की गई है। देखना होगा कि क्या कुछ कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में टिप्पणी की जाती है और ऐसे में क्या महुआ मोइत्रा की जो मुश्किलें वो लगातार बढ़ तो रही है निशिकांत दुबे। और साथ ही आप देखिए महुआ मोइत्रा की याचिका पर अब 11 दिसंबर की तारीख ये बता रहे हैं जिस पर सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट में ये पूरा मामला है और ऐसे में अपडेट ये है कि निशिकांत दुबे जय देहाद्राई पर मानहानि का मामला दर्ज किया गया है। और अब आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। बीजेपी ने तीनों राज्यों में नहीं किया सीएम फेस का ऐलान। बीजेपी पर्यवेक्षक के नामों की भी घोषणा नहीं की गई है। कल पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक के बाद सीएम फेस का ऐलान होगा। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से ये खबर है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लेकिन जो लगातार माथापच्ची है वो जारी है। इंतजार हो रहा है कि कब सीएम फेस का ऐलान होगा। बीजेपी पर्यवेक्षकों के नाम की भी फिलहाल घोषणा नहीं हुई है। कल पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक हुई और अब जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें सीएम फेस का ऐलान होगा, ये उम्मीद है। महिमा जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जीत के बाद सीएम फेस पर मंथन लगातार जारी। बीजेपी विधायक जयपुर पहुंच रहे विधायकों को पर्यवेक्षकों का इंतजार। प्रेशर पॉलिटिक्स पर आलाकमान की नजर है। पत्रिका की खबर फिलहाल है, यानी कि पत्रिका में इस खबर को बताया गया। लेकिन इसके अलावा हर अखबार में अगर आप देखेंगे महामंथन का दौर जारी है। जैसे कि पलक अभी कुछ देर पहले आपने बताया भी था कि मंथन जोरों शोरों से चल रहा है कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री। और चूंकि आयुषी आप राजस्थान से खुद है और आप मुझे बता भी रही थी कि एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे फेसेस है। बिल्कुल महिमा, बहुत सारे फेसेस है, उसकी पीछे वजह भी है। लेकिन उससे पहले देखिए ये जान लीजिए कि वसुंधरा राजे के घर पर मंत्रियों का आना जाना लगा हुआ है, विधायकों का आना जाना लगा हुआ है। उसके बाद ये दावा भी किया गया था कि 40 विधायक हमारे पास आ चुके हैं, बहुत जल्द 60 आ जाएंगे। तो ऐसे में वसुंधरा राजे पूरा जोर लगा रही हैं कि एक बार फिर से वो उस गद्दी पर बैठ सके जिसके ऊपर वो इतने सालों से बैठती हुई आई है। हमने देखा है कि कितने सालों से या तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
रहे हैं कांग्रेस की तरफ से या भाजपा की तरफ से, वसुंधरा राजे रही है। लेकिन अब प्रत्याशियों के नाम जो सामने आ रहे हैं, जो कैंडिडेट हो सकते हैं सीएम के लिए, वो है गजेंद्र सिंह शेखावत, वो है बाबा बालकनाथ, वो है दिया कुमारी, वो है वसुंधरा राजे। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि राजस्थान में देखिए प्रत्याशी 1 लाख वोट पाकर भी हारे हैं 6 सीटों पर। 199 सीटों पर 72 प्रत्याशियों को मिले 1 लाख पार वोट, तो वहीं 3 पूर्व मंत्री समेत 18 नेताओं को 90,000 वोट मिले, फिर भी हारे। दैनिक भास्कर के हवाले से एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके ऊपर जब हम जेसी शो में भी बात कर रहे थे तो सवाल यही सामने आ रहे थे, भले भाजपा की तरफ से भी अगर हम बात करें तो ऐसे कैंडिडेट्स रहे हैं जिनकी अच्छी पकड़ है उनकी राज्यों में, माफी चाहूंगी, उनके उस सीट पर, लेकिन बावजूद उसके वो हारते हुए नजर आए, जिसके ऊपर अब बीजेपी को मंथन करना है कि आखिर कहां कमी रह गई। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को महामंथन करने की जरूरत है कि किस तरह से उनके हाथ से ये स्टेट चला गया, न केवल राजस्थान बल्कि छत्तीसगढ़ भी, और अब आने वाले चुनाव के लिए, साल 2024 के चुनाव के लिए वो किस तरह से तैयारी करने वाले हैं। प्रीति, ये देखना होगा बिल्कुल। लेकिन देखिए राजस्थान में कांग्रेस की हार हुई है, रिवाज कायम नहीं रह पाया और ऐसे में गहलोत से जो मतदाता हैं वो संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस ये चुनाव हार गई। जी हाँ, राजस्थान में ऐसे में जनता के पसंदीदा सीएम को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। आपको भी बता दें कि उप क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन में वो विफल हो चुकी है। प्रमुख मुद्दों पर जनता की नकारात्मक भावनाएं सामने आए हैं। द हिंदू की ये खबर है जिसमें बताया गया है कि आखिर सीएम अशोक गहलोत की अगर बात करें, अब तो पूर्व सीएम हुए हैं, तो ऐसे में उनको जनता ने पसंद तो किया, एज अ सीएम चेहरा उनको पसंद किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टी थी उसकी हार हुई है। और क्या जो तमाम हमने देखा कि ऐसे विधायक थे, मंत्री थे जिन्हें रिपीट किया गया और जिनसे शायद जनता बिल्कुल खुश नहीं थी, नाखुश थी, और उसी की वजह से इस बार सत्ता से कांग्रेस को जाना पड़ा है। कांग्रेस में अगर आप देखेंगे, राहुल गांधी ये पहले ही जब बात कर रहे थे अशोक गहलोत के साथ तो कह रहे थे पहले अशोक गहलोत के जो विधायक हैं, कुछ ऐसे विधायक हैं जिनको हम टिकट नहीं देंगे, शायद नाराजगी जनता में। लेकिन जब दूसरी बार राहुल गांधी की उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि वो उन्हीं विधायकों को टिकट देंगे, क्योंकि ये कहा गया उनकी तरफ से कि ये वो विधायक है जिनकी वजह से वो सत्ता में बैठ सके। लेकिन शायद उसी का खामियाजा उठाना पड़ा और राहुल गांधी ने ये बात भी उनको कही कि या तो आप उस टाइम गलत बात कह रहे थे या फिर आप। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। केसीआर कांग्रेस को क्यों नहीं रोक सके। CSDS के सर्वे में केसीआर और रेवंत की लोकप्रियता बराबर थी। दोनों को 29% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर चाहते थे। केसीआर की लोकप्रियता का बीआरएस चुनाव में फायदा नहीं उठा सकी। जनता के बीच धारणा बन गई थी कि बीआरएस कांग्रेस से ज्यादा भ्रष्ट है। बीआरएस के विकल्प के तौर पर बीजेपी या फिर दूसरी पार्टी का ना होना, ये द हिंदू के हवाले से बड़ी जानकारी है कि केसीआर कांग्रेस को आखिर क्यों नहीं रोक सके। CSDS की अगर सर्वे की बात करें, सर्वे किया गया केसीआर और रेवंत के बीच में, तो दोनों की लोकप्रियता बराबर थी। दोनों को जो लोग थे 29% लोग चाहते थे कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनको देखना चाहते थे। केसीआर की लोकप्रियता का बीआरएस चुनाव में कहीं ना कहीं फायदा नहीं उठा सके। महिमा, आगे बढ़ते अगली खबर INDI गठबंधन से जुड़ी हुई। INDI बैठक में सीट शेयरिंग पर अब घमासान मचने वाला है। अगली बैठक में सीट शेयरिंग प्रमुख मुद्दा। 17 दिसंबर को गठबंधन की बैठक और नवभारत टाइम्स में फिलहाल इस खबर को प्रमुखता से बताया गया। और कल देखिए भाटुड़ीपुर का इवेंट भी था, वहां पर अखिलेश यादव पहुंचे थे और जब उनसे सीट शेयरिंग को लेकर सवाल पूछा गया तो जवाब उनके पास नहीं था, बस यही कह रहे थे कि गठबंधन जरूर जीतेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सीट शेयरिंग आखिर कैसे होगी, प्रमुख मुद्दा यही है और इसी को लेकर अब लड़ाई जरूर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 17 दिसंबर को जब गठबंधन की बैठक होगी तो हो सकता है कि फैसला हो और उसके बाद फिर बात पलटवार का सिलसिला तेज। महिमा, अलायंस से तो देखिए लगातार ये सुनने को मिल रहा है कि अलायंस जीतेगा, लेकिन जब एक चेहरे पर वो सब अग्री नहीं कर पा रहे, सीट शेयरिंग पर जब किसी की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आ पा रहा है, तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर क्या रणनीति रहेगी अलायंस की जीतने की। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का नहीं दिखा वोटिंग पर असर। भारत जोड़ो यात्रा आपको याद होगी, बहुत सारी जगहों से तस्वीरें हमने देखी थी। यात्रा का कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना में फायदा मिलता हुआ हालांकि नजर आया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोई असर नहीं दिखा। मिजोरम और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस विफल रही। द इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। द इंडियन एक्सप्रेस ने प्रमुखता से इस खबर को जगह देते हुए ये छापा है कि जो इतने लंबे समय तक भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे राहुल गांधी, सभी से मिलते हुए जा रहे थे, हर जगह चर्चा हो रही थी, अलग अलग अवतार भी उनके हमें उस यात्रा में देखने को मिले, लेकिन फायदा नहीं नजर आया। बिल्कुल, शायद फायदा नजर नहीं आया और इसीलिए कांग्रेस की 4 राज्यों में हार हुई है।
सिर्फ तेलंगाना को अगर छोड़ दें तो वहाँ पर ही वो अच्छा प्रदर्शन कर पाई है, लेकिन राजस्थान में तो सरकार थी, उसके बावजूद तो सरकार भी वो अपनी गवा बैठी। मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, लगातार शिवराज सिंह चौहान की वहाँ पर जीत हो रही है, ऐसा ही एक बार फिर से हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, ये माना जा रहा था कि शायद वहाँ पर सबको ही लग रहा था कि भूपेश बघेल जीत सकते हैं, यानी कि एक बार फिर से कांग्रेस रिपीट कर सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब दो ऐसे और राज्य, चाहे राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करें, कि जहाँ से कांग्रेस सत्ता में तो थी लेकिन अब सत्ता पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में दरार के बीच राहुल की यात्रा, और ऐसे में राहुल गांधी 4 देशों की यात्रा पर हैं। दरअसल 9 से 14 दिसंबर तक उनकी ये यात्रा होनी है। इंडोनेशिया समेत 4 देशों की यात्रा पर राहुल गांधी रहेंगे। अमर उजाला की खबर है, यानी कि 9 तारीख से उनकी यात्रा शुरू होगी। और अभी तो हमने देखा कि कांग्रेस का किस तरीके का प्रदर्शन रहा है जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन इसके बीच अब जब राहुल गांधी जा रहे हैं विदेश यात्रा पर, तो ये देखना होगा। ये कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया समेत 4 ऐसे देश हैं जहाँ पर राहुल गांधी जाएंगे, यात्रा करेंगे। फिलहाल इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो हालात बिल्कुल सही नहीं है। देखिए किस तरीके से बाकायदा एक बैठक बुलाई जा रही थी, जिसको लेकर भी कोई भी उस बैठक में आने के लिए सहमत नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं जो मतभेद है वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और अब आगे बढ़ेंगे। KIFF का आगाज, बड़ी जानकारी। सितारों के साथ ममता बनर्जी भी झूमती हुई नजर आई। 29वें कोलकाता फिल्म फेस्टिवल का भव्य आगाज हुआ। सितारों के साथ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी झूमती नजर आई। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अभिनेता सलमान खान आप देख पाएंगे, पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली को आप देख पाएंगे। हालांकि सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, वो आपको इसमें नजर आ जाएंगे। ममता बनर्जी ने किया सलमान खान के साथ डांस। सोनाक्षी सिन्हा होंगी यहाँ पर मौजूद, वो रही मौजूद। अनिल कपूर भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। अमर उजाला के हवाले से ये खबर है। तो देखिए किस तरीके से सभी कोशिश तो कर रहे हैं स्टेज में झूमने की, और थोड़ी सी झूमती हुई पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी नजर आ रही हैं। तमाम जो स्टार्स हैं वो तो वहाँ पर हैं ही हैं। दरअसल KIFF का आगाज था, सितारों संग खुद सीएम ममता बनर्जी कोशिश कर रही हैं झूमने की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सोनाक्षी, अनिल कपूर भी स्टेज पर मौजूद हैं।